नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जनरल वीपी मलिक सेवानिवृत्त कारगिल में हुए ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की जीत के रजत जयंती समारोह में आज शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार को द्रास पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कारगिल की लड़ाई लड़ चुके जवान और कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजन भी सम्मिलित हुए हैं। भारत ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर विजय हासिल की थी। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के अंतिम दिन प्रधानमंत्री शहीदों को दी जाने वाली पुष्पांजलि समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद शहीद मार्ग यानी वॉल ऑफ फेम का दौरा करेंगे। वह आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे और कारगिल युद्ध की कलाकृतियों के संग्रहालय का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वीर नारियों यानी युद्ध में शहीद हुए जवानों की पत्नियों से बातचीत करेंगे और वीर भूमि का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वह शिंकुला सुरंग का डिजिटल तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। कारगिल युद्ध कैसे लड़ा गया, उस समय कितनी कठिनाइयां थीं और तब के जवान आज सेवानिवृत्त होने के बाद अपने साथियों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए आपको दिखाते हैं ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव की प्रतिक्रियाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो रजत जयंती में मैं सभी वीर योद्धाओं को, रणबांकुरों को नमन करता हूं, उनके परिवारों को भी नमन करता हूं। अभी आप व्यू पॉइंट पे खड़े हैं, आप देखिए द्रास बाउल नीचे पूरी तरह से दिख रहा है और जो सामने पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, और जितनी भी ऊंची पहाड़ी, अगर मैं दाएं से शुरू करूं तो आप देखिए ये तोलोलिंग की पहाड़ी है जो तिकोना आपको दिख रहा है, और सबसे ऊंची पहाड़ी ये 0.5140 है और इसके बीच में हम्प का इलाका है, क्योंकि 18 ग्रेनेडियर्स ने ये तोलोलिंग और हम्प के इलाके पे कब्जा किया था। अगर हम इस तरह से अगर आप आ जाइए, आप देखिए जो ब्राउन पैच है ये 3 पिंपल का एरिया का इलाका है, और इस तरह जो आप देखिए जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये टाइगर हिल यहाँ से दिख रहा है, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है, 17,000 फीट की हाइट पे है। और उसी के साथ जो 4875 सबसे बाएं वाली पहाड़ी, जिसको बत्रा टॉप भी कहा जाता है, और 13 जैकरीफ ने इसके ऊपर विजय हासिल की थी। तो इस तरह से आप जो है इस पूरी पहाड़ियों को बाएं से दाएं दे सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन ने इन पहाड़ियों के ऊपर कब्जा किया हुआ था, और जो नेशनल हाईवे जो कारगिल से और ये नीचे श्रीनगर से द्रास, कारगिल और नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो है इसको बाधित किया था, और लद्दाख और लेह को जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। 2 महीने सर आप लोग का क्या कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं, जहां तक मेरी यूनिट की बात है 18 ग्रेनेडियर्स की, हम कश्मीर वैली में थे और मिलिटेंसी की लड़ाई लड़ रहे थे। 16 मई 99 को हमें हुक्म मिला कि द्रास में आ जाइए, और रेडियो में भी ये खबर चल रही थी उस टाइम कि दुश्मन आर्टिलरी फायर से द्रास कस्बे पे फायर कर रहा है, और कुछ एक मुजाहिदीन ये खबर थी कि आए हैं, और हमें हुक्म दिया गया कि यहाँ पे पहुंच जाइए। हम यहाँ 18 तारीख को पहुंच गए। 19 को जो कमांडर थे 121 के, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग की यहाँ, और बिल्कुल उन्होंने बाहर से ब्रीफिंग की। तोलोलिंग सामने दिख रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक जो इंट्रूजन थी वो तोलोलिंग की ही थी। यहाँ से बिल्कुल रोड के साथ ही आप देखिए किस तरह से दिखता है, और यही बताया गया कि यहाँ पर 4 से 5 जो है मुजाहिदीन हैं, मिलिटेंट्स है। तो हम अभी तो आपको नहीं मालूम था कि ये नॉर्दर्न लाइट? नहीं, वो किसी को नहीं मालूम था ये फिलहाल। ये तो तोलोलिंग की लड़ाई, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी तब ये पता लगा कि किस तरह नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने 150 स्क्वायर किलोमीटर पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और इसी तरह तोलोलिंग पे भी कंपनी प्लस थी। लेकिन इसका पता मुझे आभास हो गया था शुरू में, तो मैं भी इसी में था कि 5-6 आतंकवादी हैं, उनको निपट लेंगे। हम तो वैली में थे, लेकिन जैसे जैसे स्पर के अलॉन्ग अप्रोचेज से हम बढ़े, मैंने देखा कि ऑटोमेटिक फायर, मशीन गन फायर, उसका स्नाइपर, उसकी आर्टिलरी, और यहाँ तक कि उन्होंने मी-17 का जो हेलीकॉप्टर था, आपने देखा आज उनकी पत्नी भी थी स्क्वाड्रन लीडर पुंडीर की, वो यहीं अपने 4 क्रू के साथ 28 को जो है वो स्टिंगर मिसाइल जो है उनके एयरक्राफ्ट पे लगा, यहीं शहीद हुआ। उससे पहले मैंने मेजर राजेश अधिकारी को नीचे भेजा हेलीकॉप्टर में, एमएमजी मॉडिफाइड की, क्योंकि पथरीली जगह है, वो रिवर्स स्लोप में चला जाता है, उस ऊंचाई से हाई एल्टीट्यूड है, माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ है, बारिश हो रही है, चढ़ाई है, और अटैकर और डिफेंडर का आप रेशो देखिए। यहाँ पे प्लेन में 1 और 3 का रेशो चाहिए, 1 डिफेंडर और 3 चाहिए उसको हटाने के लिए, और यहाँ तो 9:10 है।
और अगर एक भी आदमी कैजुअलिटीज हो जाए उसको 8 बंदे तो पीछे लाने के लिए चाहिए। और यहाँ कोई रास्ते नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, घास का कोई तिनका नहीं है। और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आप देखिए कि दिन को आप आ ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते, स्नाइपर राइफल उसका एक्यूरेट है। तो हम तो 22 दिन तो नहाए नहीं, ना कुछ किया। और अलोंग दिस पर्क जो है 22 दिन सर आप नहीं रात दिन कोई शेव नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं, पूरे जवान और बर्फ को पिघला के पीते थे। लेकिन हाँ, तोलोलिंग के बाद सारे वाइज हो गए कि नहीं, ये इट इज समथिंग मोर देन द इंट्रूजन बाय द मिलिटेंट्स। कर लिया, उसके बाद अलग उत्साह आ गया था। उसके बाद नेचुरली, क्योंकि पूरी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि उस टाइम मीडिया का जमाना है, पूरा देशवासी देख रहे हैं, देश देख रहे हैं कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन जब एक बार फतेह की टू राजरी फॉर 18 ग्रेनेडियर्स ने, तो सेना का मनोबल तो बढ़ा ही बढ़ा, देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा। और पाकिस्तान ने समझा कि अब वो ज्यादा देर ऊपर पहाड़ियों पे रुकने वाले नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि 8 माउंटेन डिवीजन यहाँ ऊपर आया। 1 जून 99 से उन्होंने ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जनरल महेंद्रपुरी, जब मैंने कर्नल मेजर राजेश अधिकारी को और कर्नल विश्वनाथन को खोया, उन्होंने बात की कि नहीं, अभी आप फर्म बेस प्रोवाइड करिए टू राजरीफ को और हम पूरी तैयारी करेंगे। और 5 जून तक जो बोफर्स भी आई और 10 दिन लगातार बोफर्स फायर करते रहे, जो ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह और ब्रिगेडियर एएन ऑयल। तो उसके बाद तो सबसे मुश्किल लड़ाई मेरे लिए जो थी वो तोलोलिंग थी, 22 दिन रात दिन। और मैं सिर्फ उन जवानों को सलाम करना चाहता हूँ, जेसीओस को, ऑफिसर्स को, जिन्होंने शहादत दी और जो घायल हुए और जिन्होंने वो डटे रहे और पीछे नहीं हटे। बोफोर्स का जिक्र आपने कुल किया, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, बोफोर्स ने बहुत काम, इनडायरेक्ट फायर तो करता ही है पर डायरेक्ट हिट भी किया है। तोलोलिंग में मैंने बताया ना, 10 दिन कंटिन्यूअसली डायरेक्ट फायर दराज से फायर करते रहे। मैं तो आपको टाइगर हिल के बताऊंगा, मेरे साथ जो आर्टिलरी के अफसर थे उस टाइम मेजर बेवली, और एक हालात ऐसी आ गई कि हमारा ऊपर टॉप पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके काउंटर अटैक आ रहे थे। और जो लेफ्टिनेंट बलवान था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आर्टिलरी फायर करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम देखिए सेफ्टी, फायर होता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मदद मिलती, उनका हौसला ऊपर जाता है, टारगेट के ऊपर क्षति होती है, न्यूट्रलाइज किया जाता है वहां पे और नुकसान होता है दुश्मन का, चाहे वो आर्टिलरी का फायर हो, चाहे एयरफोर्स का फायर हो, या चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का फायर हो, उससे बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल रकत से लाल हो चुकी है। और जब तक हम यहाँ थे तो लगता था साथ ही हैं, हालांकि वो नहीं थे, लेकिन जब यहाँ से हम चले गए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा सीना किसी ने निचोड़ दिया हो। और आज भी वो यादें हैं, पर अच्छी बात यह है कि आज उनका परिवार, उनके बच्चे उभर गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और कई तो सेना में वापस आ गए। आप देखिए क्या जोश और जुनून और क्या सोच है। और 2 चीजें हैं, एक तो प्रोफेशनल है, कमांडिंग अधिकारी के तौर पे जो फर्ज है उसमें इमोशंस नहीं चलते, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर आप हो तो इंसानी, तो जैसा आपने कहा, जो भावनाएं और जो एक दुख है उनको खोने का, वो तो शायद जीवन भर रहेगा। क्या हिंदुस्तान नेशनल हाईवे 1 को नहीं, जैसे आपने बताया कि उसने हमला क्यों किया, उसने हमला यही किया कि वो इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। हिंदुस्तान ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हालांकि सेना तैयार थी, लेकिन पॉलिटिकली तो मैं तो ये कहूंगा कि एक ये पॉलिटिकल और मिलिट्री विक्ट्री भी है कि अच्छा निर्णय था, ताकि पूरे ना इन्वॉल्व, फुल फ्लैश ना करके। पीछे लेवल पे ठीक है, सेना तैयार रहनी चाहिए, वो जोश भी होना चाहिए, सेना को तैयार थी और बिल्कुल तैयार थी। लेकिन हायर लेवल पे उनका जो दृष्टिकोण है उनका अलग है। और अब हैंड साइट में लगता है कि जो दृष्टिकोण सरकार का था वो बिल्कुल ठीक था कि इसको इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को बहुत, क्या बोले, उनका बहुत अपमान हुआ पूरे देशों में और उसको एक अग्रेसर के तौर पे देखा गया, एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे आपने पूरे विश्व में उसको अलग थलग कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये 25 साल आज भारत और भारत की सेना के लिए गर्व के हैं, गौरव के पल हैं कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज ने एक जीत का नया स्वर्णिम अध्याय हिंदुस्तान के इतिहास में जोड़ दिया था। और ये वो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू से हर एक पत्थर को एक अपने खून से पावन और पुनीत किया। और इन पहाड़ियों को आज हिंदुस्तान बड़े गर्व से, गौरव से देखता है। तो वो साथियों की वो प्रतिमाएं, वो प्रतिमूर्ति शक्लें नजर आती हैं, जिन्होंने, जो आज इस स्थूल शरीर से हमारे साथ नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से वो हमारे साथ इन्हीं पहाड़ियों पर, इन्हीं वादियों में एक प्रहरी के रूप में खड़े हैं।
तो ये बहुत गौरवशाली पल है। ये तो सारी 25 साल पहले की जो तमाम यादें हैं कि हम इस पहाड़ी पर 22 दिन तक लड़ रहे थे तोलोलिंग टॉप के ऊपर। इन पहाड़ियों के हर शिखरों के ऊपर कोई न कोई सेना की टुकड़ी लड़ रही थी, शहादत दे रही थी और विजय पताका भी फहरा रही थी। पूरा राष्ट्र इन सैनिकों के साथ एक भावनात्मक रूप से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के चल रहा था। तो इन सैनिकों ने इस राष्ट्र के मान को, स्वाभिमान को, अभिमान को हमेशा ऊंचा रखा। और एक सैनिक कहता भी है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा राष्ट्र रहना चाहिए। और ये राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का एक अध्याय है। ये एक वो धाम है जहां पर जिसको कभी कोई जीवन में निराशा हो तो यहाँ आकर के इन पहाड़ों को देख लो तो आपकी निराशा पल भर के अंदर दूर हो जाएगी। तो बहुत बड़ी ये देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत गौरवशाली पल है। आइए अब देखते हैं तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक का बयान। मैं आपको एक चीज को करेक्ट करना चाहता हूं कि उनकी कैजुअलिटीज हमारे से बहुत ज्यादा हुई हैं। वो किस लिए हुई हैं? क्योंकि हमको तो मना किया था लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना, पर जो हमारे आर्टिलरी के शेल्स होते हैं उनको क्रॉस करने की हम फायर करते थे। तो हमारी जो गन्स थी वो उनके एरिया में काफी जोर से असर डालती थी और इसलिए उनकी कैजुअलिटीज आप कहीं से भी पता कर लो, उनकी कैजुअलिटीज हमारे से ज्यादा थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कैजुअलिटीज होनी चाहिए, दुश्मन की भी नहीं, हमारे भी नहीं होनी चाहिए, पर ये हमारे लिए कर्म भूमि बन गई है। कर्म भूमि थी, कर्म भूमि बन गई है और सोल्जर्स का काम है अपनी ड्यूटी करना। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, वो एक मिसाल बन के रह गई है। ये एक उनके लिए ग्रेट इंस्पिरेशन बन गई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर साल जो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे युवा लोग खासकर आते हैं यहाँ पर, ये उनके लिए जो यहाँ पर हमारा स्मारक बन गया है, तो उनको बड़ी इंस्पिरेशन देता है और मोटिवेट करता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये देशभक्ति और देश के बारे में सोचना, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, ये ज्यादा जागृति आ गई है हमारी नई जनरेशन में। You must have awareness for on your national security, and it is serving a great purpose for that purpose. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।